नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित किताब की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड पर्सनल फाइनेंस में तो ये काफी फेमस है। बिल्कुल। और हम आज इस पर आधारित एक समीक्षा को देख रहे हैं, जो इसके मुख्य विचार, इसकी जो अच्छी बातें हैं और कुछ सीमाएं उनको सामने रखती हैं। हाँ, तो आज का हमारा इरादा यही है कि इस किताब का जो असली संदेश है उसे समझें, देखें कि लोगों पर इसका असर कैसा रहा है सही। और क्या ये वाकई सोच बदलने में उतनी कामयाब है जितना कहा जाता है, खासकर वो मानसिकता वाला पहलू। और मुझे लगता है समीक्षा में भी ये बात उभर कर आती है कि इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा है वो दो पिताओं वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, एक अमीर डैड और एक गरीब डैड। और पैसों के लेके दोनों की नजरिए कितने अलग थे। सही कहा। एक तरफ उनके अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे। हाँ, पारंपरिक सोच वाले, बचत करो, सुरक्षित रहो। बिल्कुल, एक जाना पहचाना रास्ता। और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता, रिच डैड, जो बिजनेस करते थे, निवेश करते थे और सिखाते थे कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाना है। हाँ, और शायद यही जो फर्क है ना, यही इसकी पॉपुलैरिटी की एक बड़ी वजह बन गया। ये किताब कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है निवेश की, ये बात तो साफ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली जोर इस बात पर है कि हम पैसे के बारे में, अमीरी के बारे में, फाइनेंशियल आज़ादी के बारे में सोचते कैसे हैं, हमारी वो मानसिकता क्या है। चलिए, तो फिर इसे थोड़ा और खोलते हैं, परत दर परत समझते हैं। शायद सबसे मशहूर सबक जो इस किताब का है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। हाँ, ये सुनने में बड़ा सीधा लगता है, पर इसका मतलब गहरा है। बिल्कुल, ये उस पारंपरिक सोच से एकदम अलग है जो पुअर डैड सिखाते थे। हाँ, पुअर डैड की सीख थी भाई, मेहनत करो, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी ढूंढो, पैसे बचाओ, सिक्योर रहो। जबकि रिच डैड का फलसफा था, सिर्फ तनख्वाह के भरोसे मत रहो, ऐसे रास्ते बनाओ जिनसे पैसा खुद तुम्हारी जेब में आता रहे। तुम्हारे काम किए बिना भी। हाँ, पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। और यहीं पर वो संपत्ति यानी एसेट्स बनाने का आइडिया आता है। बिल्कुल, ऐसी चीजें खरीदना या बनाना जो आपकी जेब में पैसा डालें। सिर्फ महीने के अंत में आने वाली सैलरी पर निर्भर रहने के बजाय ये सोच मुझे लगता है उन लोगों के लिए काफी नई हो सकती है जो सिर्फ नौकरी पर ही टिके रहे हैं। और इसी से जुड़ी हुई बात है वो वित्तीय साक्षरता की, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व। हाँ, समीक्षा भी इस बात पर जोर देती है कि हमारे स्कूल या कॉलेज वो हमें पैसे की भाषा अक्सर नहीं सिखाते। ये बात तो काफी हद तक सही लगती है। संपत्ति क्या है, देनदारियां क्या हैं, कैश फ्लो कैसे काम करता है, ये सब मतलब बुनियादी चीजें हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है, वरना हम अनजाने में ही गलत फाइनेंशियल फैसले लेते रह सकते हैं। किताब इसे बहुत सरल भाषा में बताती है ना। हाँ बिल्कुल, एसेट्स वो जो पैसा आपकी जेब में डालें, जैसे किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी। हाँ, या स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड, या मान लीजिए कोई आपका बिजनेस चल रहा है उससे आमदनी। ठीक है। और लायबिलिटीज वो जो आपकी जेब से पैसा निकालें, जैसे होम लोन की किश्तें, कार लोन या कोई भी ऐसी महंगी चीज जिसके रखरखाव पर लगातार खर्चा हो। ये परिभाषा तो कई लोगों को चौंका सकती है। हाँ, क्योंकि कई बार हम जिसे अपनी संपत्ति मान रहे होते हैं, जैसे अपना घर या गाड़ी, हाँ, वो कियोसाकी की परिभाषा के हिसाब से देनदारी बन जाती है अगर वो जेब से पैसा निकाल रही है तो। ये सोचने वाली बात है। अच्छा, तीसरा मुख्य विचार जो समीक्षा रेखांकित करती है वो है कि पैसे से भी ज्यादा आपकी सोच, आपकी मानसिकता मायने रखती है। हाँ, वो डर वाली बात, पैसे खोने का डर, या लोग क्या कहेंगे वाला डर। बिल्कुल, ये डर बहुत से लोगों को एक चूहा दौड़, जिसे वो रैट रेस कहते हैं, उसमें फंसा देता है। हाँ, वो चूहा दौड़ मतलब सुबह उठो, काम पर जाओ, महीने के अंत में तनख्वाह लो, बिल चुकाओ, और फिर अगले महीने वही चक्कर। बिल्कुल। समीक्षा के अनुसार रिच डैड सिखाते थे कि सोच समझकर जोखिम लेना, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है, और गलतियों से सीखना चाहिए, डरना नहीं। हाँ, ये डर पर काबू पाने की बात है। चौथा सबक जो सामने आता है वो है उद्यमिता और निवेश का महत्व, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टिंग। हाँ, सिर्फ नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागने के बजाय आय के कई स्रोत बनाना, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, वही असली फाइनेंशियल स्वतंत्रता की तरफ ले जा सकता है किताब के अनुसार। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे रियल एस्टेट में निवेश करना, या शेयर बाजार को समझना, या अपना कोई छोटा बड़ा व्यवसाय शुरू करना, ये सब तरीके हो सकते हैं जिनसे लंबे समय में संपत्ति बनाई जा सके। हाँ, ये रास्ते आसान नहीं है, पर किताब इन्हीं की तरफ इशारा करती है। अच्छा, पांचवा बिंदु थोड़ा तकनीकी है पर महत्वपूर्ण है, वो है टैक्स और कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल। हाँ, ये भी एक दिलचस्प नजरिया था। किताब बताती है कि अमीर लोग अक्सर कानूनी तरीकों से, जैसे अपनी कंपनी बनाकर
टैक्स बचाने और अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के रास्ते ढूंढते हैं। जहां पुअर डैड टैक्स को एक बोझ की तरह देखते थे जिसे चुकाना ही है, वहीं रिच डैड उसे एक खर्च मानते थे जिसे कानूनी दायरे में रहकर कम किया जा सकता है। ये सोच में बहुत बड़ा बदलाव है ना? और छठा सबक, जैसा समीक्षा में उल्लेख है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। अच्छा, यानी नई स्किल्स, नया हुनर हासिल करने पर ध्यान दो। हाँ, भले ही शुरू में तनख्वाह कम क्यों ना हो। जैसे सेल्स की कला सीखना। हाँ, या मार्केटिंग की समझ, निवेश कैसे काम करता है, लोगों से बातचीत कैसे करनी है। समीक्षा कहती है कि ये वो स्किल्स हैं जो समय के साथ आपकी कीमत बढ़ाती हैं और भविष्य में बड़े मौके खोल सकती हैं। ये सिर्फ डिग्री लेने से अलग बात है। तो ये थे किताब के कुछ मुख्य सबक, जैसा कि समीक्षा बताती है। अब अगर इसकी ताकतों पर बात करें, हाँ, इसकी खूबियों पर, तो समीक्षा इसकी सबसे बड़ी खूबी मानती है इसकी आसान भाषा और वो कहानी कहने का तरीका। ये बात तो है, वो दो अलग अलग डैड की कहानी के जरिए मुश्किल लगने वाले फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स भी काफी सरल लगते हैं। कोई भी आसानी से जुड़ सकता है। और दूसरी ताकत है इसका मानसिकता पर असर डालना। ये लोगों को मजबूर करती है कि वो पैसे के बारे में अपनी बनी बनाई सोच से हटकर सोचें। ये सवाल उठाती है कि क्या नौकरी ही एकमात्र रास्ता है? क्या तनख्वाह ही सब कुछ है? बिल्कुल, और ये काफी प्रेरणादायक भी है। समीक्षा मानती है कि ये लोगों को अपनी मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाने, कुछ नया करने का सोचने और असफलता के डर से थोड़ा बाहर निकलने की हिम्मत देती है। एक और बात, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की एक कमी की तरफ भी ध्यान खींचती है ना? हाँ, कि स्कूलों में वित्तीय साक्षरता पर ज्यादा जोर क्यों नहीं दिया जाता। ये जागरूकता फैलाना भी इसका एक अहम योगदान है। बिल्कुल, लेकिन जैसे हर चीज के साथ होता है, समीक्षा इसकी कुछ कमजोरियों या आलोचनाओं का भी जिक्र करती है। हाँ, वो भी जरूरी है। पहली और सबसे आम आलोचना यही है कि इसमें ठोस प्रैक्टिकल रणनीतियों की कमी है। हाँ, ये क्या करना है ये तो बताती है, जैसे एसेट्स बनाओ, पर कैसे करना है उसके लिए कदम दर कदम गाइडेंस वो नहीं मिलता। ये बात तो सही है। प्रेरणा तो बहुत है, पर असल में निवेश कैसे शुरू करें, कौन सा स्टॉक खरीदें, प्रॉपर्टी कैसे चुनें, इन सवालों के जवाब इसमें नहीं है। दूसरी आलोचना जो समीक्षा में है वो ये कि ये जोखिम लेने पर शायद जरूरत से ज्यादा जोर देती है। आप ठीक कह रही हैं। हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं, जोखिम लेने की क्षमता अलग होती है, जिम्मेदारियां अलग होती हैं। तो जो सलाह है शायद एक युवा अकेले व्यक्ति के लिए सही हो सकती है, वो शायद एक परिवार वाले इंसान के लिए उतनी व्यवहारिक ना हो। हाँ। उसे ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। और कुछ आलोचक इस पर भी सवाल उठाते हैं कि क्या रिच डैड सच में कोई व्यक्ति थे भी? हाँ, या सिर्फ लेखक की अपनी बातों को कहने का एक काल्पनिक किरदार थे। इससे कहानी की सच्चाई पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। एक और बिंदु जो समीक्षा उठाती है वो ये कि संपत्ति और देनदारियों की परिभाषा थोड़ी ज्यादा सरल कर दी गई है, ओवर सिंप्लीफाइड है। हाँ, असल दुनिया में जब आप निवेश करते हैं तो और भी बहुत सी बारीकियों को ध्यान में रखना होता है, जैसे टैक्स का असर, लिक्विडिटी, रिस्क प्रोफाइलिंग। हाँ, ये सब चीजें। किताब इन सब में गहराई में नहीं जाती। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सवाल उठता है कि ये किताब आखिर किसके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? समीक्षा का मानना है कि ये उन स्टूडेंट्स और युवा प्रोफेशनल्स के लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है जो अभी फाइनेंशियल दुनिया को समझना शुरू कर रहे हैं। एक तरह से आंखें खोलने वाली किताब। हाँ, और उन लोगों के लिए भी जो सालों से एक ही तरह की नौकरी कर रहे हैं और अब पैसिव इनकम या अपना कुछ शुरू करने के बारे में सोचना चाहते हैं। उनके लिए ये एक सोच बदलने का ट्रिगर बन सकती है। या कोई भी जो वो उद्यमिता वाली सोच, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट विकसित करना चाहता है। हाँ, उन्हें ये एक अलग नजरिया दे सकती है। तो कुल मिलाकर जैसा समीक्षा का निष्कर्ष है, रिच डैड पुअर डैड कोई फाइनेंस की टेक्स्ट बुक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये सोच बदलने वाली एक माइंडसेट शिफ्ट किताब ज्यादा है। निश्चित रूप से ये पाठकों को पैसे, संपत्ति बनाने और वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में एक अलग ढंग से सोचने के लिए उकसाने में बहुत कामयाब रही है। और इसकी कहानी कहने की शैली ने इसे बहुत लोकप्रिय बनाया, इसमें कोई शक नहीं। कोई शक नहीं। लेकिन ये भी साफ है कि इसे पढ़ने के बाद अगर कोई वाकई में अपनी आर्थिक स्थिति बदलना चाहता है तो उसे और ज्यादा पढ़ने, सीखने और व्यावहारिक कदम उठाने की जरूरत होगी। निवेश और फाइनेंस की दुनिया इससे कहीं ज्यादा गहरी और जटिल है। हाँ, इसे एक पहला कदम मान सकते हैं, एक चिंगारी की तरह देख सकते हैं, पर ये पूरी यात्रा का नक्शा नहीं है। सही कहा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि किताब प्रेरणा का एक शक्तिशाली स्रोत तो है, पर वास्तविक वित्तीय सफलता के लिए सिर्फ प्रेरणा काफी नहीं होती। उसके साथ ज्ञान और सही एक्शन प्लान का होना भी जरूरी है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे ये किताब मानसिकता की ताकत पर जोर देती है,
संपत्ति और देनदारियों के बीच के फर्क को समझने पर जोर देती है, वित्तीय साक्षरता की जरूरत पर। और सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर ना रहने पर। और वो दो डैड की कहानी के जरिए जटिल बातों को सरल बनाना, ये वाकई इसका एक खास पहलू है। ये निश्चित रूप से प्रेरणा देती है, पैसे के बारे में हमारी बनी बनाई धारणाओं को चुनौती देती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। जैसा हमने चर्चा की, ये व्यवहारिक कैसे करें गाइड नहीं है। हाँ, असली दुनिया में कदम रखने के लिए और भी बहुत कुछ जानना जरूरी है। ये किताब एक दरवाजा खोल सकती है, पर उस दरवाजे से आगे का रास्ता वो खुद तय करना होता है। बिल्कुल। और समीक्षा भी इसी ओर इशारा करती है कि इस किताब से मिली प्रेरणा को असली एक्शन में बदलने के लिए व्यवहारिक ज्ञान हासिल करना अगला कदम होना चाहिए। सही। तो इस सब को बड़ी तस्वीर में रखकर देखें तो एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद हमारे श्रोता विचार कर सकते हैं। इस किताब को पढ़ने के ठीक बाद अगर किसी को वाकई संपत्ति यानी एसेट्स बनाना शुरू करना है, तो अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वो सबसे पहला और सबसे जरूरी व्यवहारिक हुनर यानी प्रैक्टिकल स्किल कौन सा होगा जिसे सीखना चाहिए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो सकता है। हाँ। और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, प्रेरणा से आगे ठोस कदम की ओर। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की बातचीत रिच डैड पुअर डैड पर आधारित समीक्षा के जरिए। उम्मीद है श्रोताओं को इसमें कुछ उपयोगी जानकारी मिली होगी। हाँ, उम्मीद है आपको इसमें कुछ सोचने लायक बातें मिली होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।